आज की ये कहानी पुलिस की हार्ड इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई है। ये कहानी मुंबई की है। आप देखेंगे कि इस कत्ल की कहानी में पुलिस कातिल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करती है और उसका नतीजा ये होता है कि कातिल पुलिस की गिरफ्त में होता है। और साथ ही ये कि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ उसकी वो एक गलती क्या थी जिसकी वजह से उसकी हत्या होती है, और उस गलती से हमें और आपको क्या सबक लेना चाहिए। ये कहानी मुंबई की है। होता ही है कि गुजरात के एक बुजुर्ग व्यापारी गुजरात से निकलते हैं और मुंबई आते हैं। मुंबई के थाने में वो रेलवे स्टेशन के करीब एक होटल में अपना रूम बुक करते हैं। वो सुबह के करीब 9:30-10 बजे उस रूम में आते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है, शाम हो जाती है। होटल के मैनेजमेंट को ये महसूस होता है कि आखिर ये व्यक्ति कोई एक्टिविटी क्यों नहीं दिखा रहा है। जब भी कोई गेस्ट किसी होटल में जाता है तो वो चाय, नाश्ता या खान पान का कोई सामान अपने रूम में मंगाता है, लेकिन ये व्यक्ति सुबह से शाम होने के बावजूद कुछ भी ऐसी चीज़ ऑर्डर नहीं करता है। साथ ही उसका रूम का जो दरवाज़ा है वो लॉक है और अंदर से कोई ऐसी आवाज़ भी नहीं आ रही जिससे ये महसूस किया जाए कि गेस्ट रूम के अंदर है। जिसके बाद होटल के जो मैनेजमेंट के स्टाफ होते हैं वो उस रूम के करीब जाते हैं, दरवाजे को नॉक करते हैं, लेकिन होता यह है कि उस दरवाजे के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। अब होटल के मैनेजमेंट के स्टाफ काफ़ी परेशान होते हैं। वो अपने मैनेजर को ये बात बताते हैं, जिसके बाद मैनेजर कॉपी की से जो मास्टर की होती है उसके ज़रिए उस दरवाजे को खोलते हैं, और जैसे ही उस दरवाजे को खोला जाता है सारे स्टाफ जो अंदर का मंजर था वो देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। होता ये है कि जब मैनेजर उस दरवाजे को खोलता है और अंदर देखता है तो देखता है कि अंदर उस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, और हत्या भी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि चाकुओं से बेइंतहा उसके ऊपर हमला किया गया है, जिससे सारा बिस्तर और जो रूम का फर्श है वो खून से लथपथ है। वो फ़ौरन इसकी इत्तला पुलिस को देते हैं। पुलिस की टीम वहाँ पर आती है और उसके बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, मौके वारदात का मुआयना करती है, जो भी छोटे मोटे क्लू होते हैं उसे इकट्ठा करती है, और साथ ही अब होटल के मैनेजमेंट से क्वेश्चन करती है, सवाल करती है इससे रिलेटेड कि कौन व्यक्ति इसके अंदर आ सकता है। इसी के चलते पुलिस की टीम उस कॉरिडोर का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। जब पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा रहा था तो उसमें पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध नज़र आता है, और वो व्यक्ति उसी होटल मैनेजमेंट का स्टाफ था जो वेटर का काम किया करता था। पुलिस ये देखती है कि वो व्यक्ति एक संदिग्ध तरीके से उस रूम में इंटर करता है और उसके कुछ ही वक्त के बाद वो उस रूम से बाहर निकलता है। अब पुलिस के द्वारा मैनेजर से ये सवाल किया जाता है कि ये व्यक्ति इस वक्त कहाँ पर है, तो मैनेजर का जवाब ये होता है कि ये व्यक्ति कुछ ही वक्त पहले यहाँ से जा चुका है, और उसके जाने की जो वजह है वो ये कि उसने कहा कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए उसे फ़ौरन घर जाना पड़ेगा, जिसके चलते मैनेजर ने उसे छुट्टी दे दी और वो यहाँ से निकल गया है। अब पुलिस की टीम होटल के स्टाफ से उसकी सारी जानकारी निकालती है, जो उसके आईडी प्रूफ और उससे रिलेटेड कागजात थे उसे चेक करते हैं, तो उसमें जो उसका एड्रेस निकलता है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले में एक जगह है कप्तानगंज। इसी कप्तानगंज का वो व्यक्ति रहने वाला था। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है, पुलिस अब अपनी एक टीम को कप्तानगंज भेजती है, ये सोचकर कि उसके पहुंचने से पहले पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाए और उसे गिरफ्तार कर ले। जिसके बाद कुशीनगर पुलिस का सहारा लिया जाता है। कप्तानगंज के उसके घर के आसपास निगरानी रखी जाती है। इस दौरान पुलिस ये देखती है कि वो व्यक्ति कप्तानगंज नहीं पहुंचता है। साथ ही जब पुलिस उस मौका वारदात का मुआयना करती है तो उसे ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई उसका नाम काराभाई रामभाई सुआ है। काराभाई रामभाई सुआ मूल रूप से गुजरात के एक इलाके के रहने वाले थे, और वो एक व्यापारी थे जिनकी उम्र 65 साल थी। जब उनके कागजात और उनके बैग को चेक किया जाता है तो उसमें जो काराभाई रामभाई सुआ है उनका एटीएम, उनका मोबाइल फ़ोन और उनकी जो कीमती चीज़ थी वो सारी चीज़ें गायब थी। अब पुलिस को ये लगता है कि ये सारी चीज़ उसी व्यक्ति ने
लूटपाट की और लूटपाट के ही चलते इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस साथ ही इन सारे नंबर को, जो उस व्यक्ति का पर्सनल मोबाइल था उसके नंबर को, और साथ ही काराबाई रामबाई सुगा का जो मोबाइल था उसके नंबर को सर्विलांस पे रखती है, और साथ ही काराबाई रामबाई सुगा के जो बैंक डिटेल्स थे उसे निकालती, उसके ज़रिए बैंक से कांटेक्ट करती और सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखती है कि काराबाई सुगा के एटीएम से कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या निकासी नज़र आती तो पुलिस को उससे एक बड़ा क्लू मिलेगा जिससे कातिल को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब पुलिस इन सारी चीज़ों पर नज़र रखती है। इसी बीच पुलिस को ये देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति कप्तानगंज तो नहीं जाता, लेकिन काराभाई रामबाई सुगा के अकाउंट से रत्नागिरी से 80,000 रुपये एक एटीएम से निकाले गए हैं, जिससे पुलिस को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये व्यक्ति कप्तानगंज नहीं गया बल्कि ये साउथ इंडिया की तरफ यानी रत्नागिरी की तरफ गया है, और वहाँ से इसने काराबाई रामबाई सुगा के अकाउंट से 80,000 रुपये की निकासी की। जिसके बाद पुलिस ये देखकर काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये व्यक्ति कप्तानगंज ना जाकर ये साउथ इंडिया की तरफ क्यों गया है, यानी रत्नागिरी और उसके बाद फिर बेंगलोर और इस तरीके का जो इलाका पड़ता है इस डायरेक्शन में वो क्यों गया है। जिसके बाद वो होटल के स्टाफ से और पूछताछ की जाती, उससे और जानकारी निकाली जाती है कि क्या कोई इसका रिलेटिव या कुछ उसका जान पहचान का व्यक्ति इस साउथ इंडिया के इन इलाकों में रहता है क्या। जिसके बाद पुलिस को एक जानकारी मिलती, अब वो ये कि हाँ उसका एक दोस्त है जो बेंगलोर में रहता है। पुलिस को जैसे ही उसके बारे में जानकारी मिलती है वो फ़ौरन उस दोस्त से कांटेक्ट करती, उसे इसकी जानकारी देती और साथ ही ये कहती कि अगर वो व्यक्ति तुम तक पहुँचे तो उसकी खबर पुलिस की टीम को ज़रूर देना। अगर तुमने कोई भी बात छिपाने की कोशिश की तो उससे तुम्हें भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिसके बाद वो व्यक्ति इस बात पे राज़ी हो जाता है, लेकिन इससे पहले उसने अपने और उस व्यक्ति के सारे कांटेक्ट को रद्द किया। वो कहा कि हमारा और उसका जो कांटेक्ट है वो बहुत दिनों से नहीं और मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास आएगा। लेकिन पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि अगर वो तुम तक पहुंचता है तो उसकी जानकारी हमको देना ज़रूरी। जिसके बाद वो इस बात पर राज़ी हो जाता है और साथ ही अब पुलिस इन सारी जगहों पर नज़र रखती है, ख़ास करके साउथ इंडिया के अलग अलग इलाकों पर, कि हो सकता है कि वो व्यक्ति साउथ इंडिया रत्नागिरी गया है तो साउथ इंडिया के इलाके से वो टच करेगा। अब इस जगह पर पुलिस नज़र रखती है, लेकिन इस दौरान पुलिस की नज़र कप्तानगंज के इलाके से थोड़ा हट जाती है। लेकिन पुलिस को इसी बीच ख्याल आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रत्नागिरी से अपने रूट को चेंज कर दे और वो वापस कप्तानगंज की तरफ आ जाए। तो इस नज़रिए से पुलिस कप्तानगंज में दोबारा लोगों से पूछताछ करती, पुलिस की टीम को उसके घर पे भेजती। जब पुलिस की टीम दोबारा उस जगह पर जाती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि वो व्यक्ति एक दिन पहले यहाँ पर आया था और वो उसी दिन शाम को यहाँ से निकल गया है। अब पुलिस ये जानकर काफ़ी हैरान थी, परेशान थी कि वो अब क्या करे। वो तो साउथ इंडिया की तरफ नज़र रखी थी कि वो व्यक्ति वहाँ पर गया, लेकिन इस दौरान उनसे चूक हुई और वो व्यक्ति अपने गांव कप्तानगंज आकर वापस जा चुका है। अब पुलिस की टीम परिवार के लोग और जो उसके नात रिश्तेदार दोस्त थे उन सारे लोगों से ये बात कहती है कि सही सही उन्हें बता दिया जाए कि वो व्यक्ति कहाँ गया है, वरना आप सारे लोगों को इसकी मुसीबत में पड़ना पड़ेगा और इसकी आंच आप तक भी आ सकती है। जिसके बाद परिवार के लोग डरते हैं और वो एक खबर पुलिस को देते हैं। वो खबर ये होती है कि वो व्यक्ति अपने दादा के साथ नेपाल गया है। नेपाल में उसके एक रिश्तेदार है जहाँ पर वो रहने के लिए गया है। पुलिस को जैसे ही खबर मिलती है पुलिस नेपाल के उस रिश्तेदार से कांटेक्ट करती। वहाँ कांटेक्ट करने के बाद उन्हें इन सारी बातों से आगाह करती, इसकी जानकारी देती। जिसके बाद वो रिश्तेदार राज़ी हो जाते हैं, इस बात को मान जाते हैं कि वो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचेगा उसकी जानकारी पुलिस को देंगे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन पुलिस कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। वो उस रिश्तेदार तक पहुँचने से पहले ही नेपाल और कुशीनगर का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती और जानकारी देती कि इस हुलिये का, इस नाम का व्यक्ति उन तक पहुँच सकता है, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया जाए। जिसके बाद पुलिस के द्वारा उसी दिन नेपाल और कुशीनगर का जो बॉर्डर है वहीं से
इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे मुंबई लाया जाता है। मुंबई लाने के बाद फिर इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद उस मृत व्यक्ति की सारी कहानी निकलकर सामने आती है। उसके साथ घटना कैसे घटी और इस व्यक्ति ने क्यों उस व्यक्ति की हत्या की। और इस घटना की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से थी कि असल में ये व्यक्ति 27 मई 2023 को गुजरात से निकलता है और मुंबई पहुंचता है। मुंबई के थाने में रेलवे स्टेशन के करीब ये होटल रूम बुक करता है। वहाँ पर रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद फिर इसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के लिए इस व्यक्ति ने किस तरीके से चाकू लिया और चाकू लेने के बाद कैसे उस व्यक्ति की हत्या की और हत्या के पीछे का जो कारण था वो क्या था। तो सबसे पहले कारण पे आते हैं। कारण ये था कि उस व्यक्ति ने पैसे की लालच में ये हत्या की और हत्या करने के बाद ये वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर इस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग व्यक्ति का एटीएम तो ले लिया, लेकिन एटीएम की पिन को कैसे पता किया, एटीएम की पिन उस तक कैसे पहुंची जिससे वो एटीएम से निकासी किया। जिसके बाद वो जानकारी देता है, वो कहानी बताता है और कहानी ये होती कि असल में जब वो बुजुर्ग व्यक्ति उस रूम में जाता है तो वो बेहद थक जाता है, क्योंकि उसकी उम्र भी 65 साल हो चुकी थी। अब वो थकान के कारण अपना एटीएम कार्ड उस व्यक्ति को देता है और उससे ये कहता है कि उसके लिए 16,000 रुपये नीचे एटीएम से निकाल कर ला कर देते। जिसके बाद वो व्यक्ति एटीएम लेता है और एटीएम लेकर जाकर होटल के बाहर जो एटीएम होता है उससे 16,000 रुपये निकालता है। लेकिन 16,000 रुपये निकालते वक्त उस व्यक्ति ने इस बुजुर्ग व्यक्ति के एटीएम से उसकी बैंक डिटेल निकाल ली, यानी इसके अकाउंट में कितना पैसा है ये जानकारी वो जैसे ही निकालता है उसे पता ये चलता है कि इस अकाउंट में लाखों रुपए, जिससे वो लालच में आ जाता है और लालच के ही चलते उसने ये फैसला किया कि वो इस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर देगा और उसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे लूट लेगा। इसके चलते जो 16,000 रुपये उससे थे उसी पैसों में से वो मार्केट जाता है। मार्केट जाकर एक चाकू खरीदता है। चाकू खरीदने के बाद फिर वो होटल में आता है। होटल में आने के बाद वो उस रूम में जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद फिर सामने लेटे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम कारा भाई राम भाई सुआ था, उसकी छाती पर चाकुओं से वार करता है और बेइंतहा वार के कारण उस बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो व्यक्ति उसका एटीएम कार्ड, उसका मोबाइल फ़ोन और जो भी कीमती चीज़ उसके पास मौजूद थी वो सारी चीज़ों को लूटता है। लूटने के बाद रूम को लॉक करता है और रूम को लॉक करने के बाद फिर वो नीचे आकर जो रिसेप्शन होता है वहाँ पर अपनी माँ की बीमारी का बहाना देता है और फ़ौरन छुट्टी लेकर वो वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद होटल के स्टाफ को कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आती उस रूम से, तो उन्हें शक होता है, तो जाकर ये राज खुलता है। पुलिस सारी कहानी को एक से एक जोड़कर जो भी सबूत थे उन्हें इकट्ठा करती है। जिसके बाद इस व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। साथ ही इससे हमें और आपको एक चीज़ सीखनी होगी, सबक लेना होगा कि किसी पर भी अंधा विश्वास करना शायद हमारे लिए और आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यानी अगर वो व्यक्ति उस व्यक्ति से एटीएम पिन बताकर पैसा ना निकलवाता तो शायद उसकी नीयत ना बिगड़ती, और नीयत ना बिगड़ती तो उसकी हत्या नहीं होती। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये भी है कि क्या इंसान हर व्यक्ति पर शक ही करता फिरे, किसी पर भरोसा ही ना करे? ये भी एक कठिन सवाल। लेकिन आज के इस दौर में हमें कुछ एहतियात भी बरतना होगा, और एहतियात बरतने के लिए हमें कुछ ख़ास लोगों पर ही विश्वास करना चाहिए, और उसके अलावा हर एक को भरोसे के काबिल नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी जान अगर बाकी है तो आपका पैसा भी आपके काम का है, और अगर जान ही नहीं तो आपका सारा सामान, सारा ऐशो आराम, सब कुछ बेकार है, किसी काम का नहीं। इससे हमें यह सबक लेना ज़रूरी है कि हर उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।